अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है आर्थ्रोस्कोपी और साथ ही साथ हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सर्जरीज़ के मुतालिक भी। स्पोर्ट्स सर्जरीज़ किस तरह से की जाती हैं, आर्थ्रोस्कोपी का इसमें क्या रोल है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सैयद मोहम्मद असफर, असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने बताया कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी और ख़ास तौर पर आर्थ्रोस्कोपी, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आर्थ्रोस्कोपी क्या है और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में बुनियादी फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए बुलाया। जहाँ तक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़ का ताल्लुक है, ये दुनिया में नई नहीं है। ये एक ऐसी टाइप ऑफ सर्जरी है जिसमें हम मिनिमली इन्वेजिव काम करते हैं, यानी कि बहुत छोटी ओपनिंग के साथ हर तरह की सर्जरी जो इनसाइड द जॉइंट्स होती हैं वो की जाती हैं। इनमें डे बाय डे नई नई इनोवेशंस आ रही हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। जो काम हम पहले ओपन सर्जरीज़ के ज़रिए करते थे, जिसके बाद कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा था और पेशेंट के बारे में ये मशहूर होता था कि एक दफ़ा जॉइंट आपका खुल गया तो वो कभी वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकता या पहले जैसा फंक्शन नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हाई यील्ड किस्म के परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन, और वो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका 5, 10, 20% भी लॉस नहीं होना चाहिए जो उनकी परफॉर्मेंस थी। तो दैट मैटर्स एक्चुअली। तो ऐसी सर्जरीज जिनमें हम बहुत छोटे होल्स के ज़रिए जॉइंट्स के अंदर कैमरे के थ्रू जाते हैं और बहुत ही माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसीजर्स करते हैं, उसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़ कहते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स सर्जरीज़ की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स सर्जरीज़ में कौन कौन सी सर्जरीज़ आती हैं? स्पोर्ट्स सर्जरी में तमाम ऐसी सर्जरी जो कि टिश्यूज़ से रिलेटेड होती हैं वो आती हैं। जैसे जॉइंट के अराउंड में जो टिश्यूज़ होते हैं, जिनको पट्टे कहते हैं या लिगामेंट्स कहते हैं, वो, और उनके साथ साथ जो टेंडन्स होते हैं, उनकी जो सर्जरीज़ हैं उनको हम आमतौर पे स्पोर्ट्स सर्जरी से रिलेटेड कहते हैं, क्योंकि ये वो इंजरीज़ होती हैं जो स्पोर्ट्स मैन को ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन हमारे रीजन के अंदर स्पोर्ट्स से ज़्यादा ये सर्जरीज़ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स और दूसरे कई टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट फॉल्स के साथ भी प्रेजेंट होती हैं। जी। और जो हमारा मेजर जो बल्क है इस वक्त तक भी वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स हैं, स्पेशली नी के अराउंड इंजरीज़ और शोल्डर के अराउंड इंजरीज़, इस तरह से एंकल के अराउंड इंजरीज़। ये वो इंजरीज़ हैं जो हम कॉमनली देखते हैं और ये ज़्यादातर मोटर बाइक एक्सीडेंट्स के साथ रिलेटेड होती हैं। लेकिन दुनिया में ये इंजरीज़ ज़्यादातर स्पोर्ट्स रिलेटेड होती हैं, जैसे फुटबॉल से रिलेटेड इंजरीज़ हैं या क्रिकेट खेलते हुए जिन लोगों को नी जॉइंट्स की और शोल्डर की इंजरीज़ हो जाती हैं वो हैं। मेरा ख्याल है ये हमारे रीजन में एक यूनिक बात है कि हमारे पास ये RTS ज़्यादा होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ अगर बात की जाए, जैसा कि आपने जॉइंट के अंदर की चीज़ों की बात की, तो उस लिहाज में सबसे मशहूर नाम जो है वो 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, विच इज़ ACL, PCL एंड मेनिस्कस। यस। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताइए कि ACL और PCL क्या है और मेनिस्कस में ख़ास तौर पर एक बहुत मशहूर चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं मेनिस्कल टियर। तो उस हवाले से भी बताइए। हमारा जो नी जॉइंट है या कोई भी जॉइंट है उसके अंदर ख़ास किस्म के पट्टे लगे हुए हैं, उनको रबात कहें या लिगामेंट्स कहें। उनकी ख़ास बात ये होती है कि वो सर्टेन मूवमेंट को अलाउ करते हैं और कुछ मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर ये किसी वजह से काम ना करें तो जो मूवमेंट्स वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे, तो उससे एक्स्ट्रा मूवमेंट क्रिएट होगी और उसकी वजह से जॉइंट का जो नेचुरल जो मूवमेंट का जो है इसका एक्सेस होता है वो चेंज हो जाएगा और जॉइंट के अंदर वेयर एंड टेयर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, जॉइंट जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ख़ास किस्म के ये टिश्यूज़ होते हैं जो कि उसको पकड़ के रखते हैं इस मूवमेंट के अंदर भी, और जब हम स्टैटिक होते हैं, जब हम खड़े होते हैं उस वक्त भी वो काम कर रहे होते हैं। जी। तो इनमें हमारे जो नी जॉइंट है
उसके अंदर एक्चुअली 4 किस्म के लिगामेंट ख़ास तौर पे ज़्यादा हैं, जिनमें एक तो आपने जैसे 2 का जिक्र किया, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये क्रूशिएट शेप होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। जी जी। और ये बिल्कुल जोड़ के बीचों बीच अंदर होते हैं। ठीक। इसके अलावा 2 लिगामेंट जो है इसके साइड्स पे होते हैं, मीडियल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इंजरीज़ के अंदर। जॉइंट के नी जॉइंट के जो दोनों जो फीमर और टिबिया के बिटवीन जो सरफेसेस होती हैं, उनके बिटवीन एक कुशन होता है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। जी जी। और वो एज ए कुशन का ही काम कर रहा होता है। उसका फंक्शन यही होता है कि तो जॉइंट की सरफेस को बढ़ा दे और वहाँ पर इंजरीज़ को कम से कम करे। तो किसी भी वजह से अगर उसमें कोई गैर ज़रूरी मूवमेंट आ जाए या अब्रप्ट कोई मूवमेंट आ जाए तो वो कुशन खुद भी फट जाता है। उसको कहते हैं मेनिस्कल टेयर। उसकी बहुत सारी और किस्में हैं, लेकिन उमूमन ये जो टेयर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। या तो ये कुछ पेरिफेरी के अंदर होते हैं जिनको हम रिपेयर कर सकते हैं, और कुछ जो हैं वो जोड़ के अंदर की तरफ होते हैं जिनको रिपेयर करना मुमकिन नहीं होता। तो उनके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिस जरिए हम उनके जो इजाफी हिस्सा जो कि फट जाता है उसको हम साफ़ कर देते हैं, जिसको पार्शियल मीडियल या लैटरल मेनिसेक्टमी कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने अभी बताया कि दैट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज अलग हैं और ओपन सर्जरीज अलग हैं, तो अगर इसे हम ACL के हवाले से अगर बात करें स्पेशली, तो मतलब किस कदर अब आसानी पैदा हो गई है आर्थ्रोस्कोपिक ACL और ओपन ACL की निस्बत? एक्चुअली जब हम जॉइंट के अंदर कैमरे को डालते हैं ना, जी जी, तो उसके बाद हमें हर चीज़ एक तो बहुत स्क्रीन के ऊपर बड़ी नज़र आती है। जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनाटमी हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जी जी। किसी भी चीज़ को जो कि हमें शायद MRI पे इतना अच्छा ना नज़र आए, जो हमें किसी और तरीके से अच्छा ना नज़र ना आए, वो हम इसको डायरेक्ट अंडर आवर ओन विजन जो है हम देख सकते हैं उसको। तो ये एक तो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी हैंडलिंग हैंड के साथ इतनी आसान नहीं होती, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जी जी जो कि माइक्रो होते हैं और उनकी हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने सुना होगा, रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं अब, और एब्डोमेन के अंदर बहुत सारी सर्जरी जो हैं वो अब इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हो रही हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे हो रही हैं। उसकी वजह ये है उनकी इनोवेशंस आने की, उसकी वजह सिर्फ यही है कि बहुत सारी जगह पे ह्यूमन हैंड्स जो हैं उन माइक्रो स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत बड़े हैं। सही। तो उनकी जगह पे हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और उनके साइज़ के लिहाज से कंपैटिबल होते हैं, तो उसके ज़रिए हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये दुनिया में इनोवेशंस हो रही हैं पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर। ये फील्ड बहुत एडवांस हो गई है। अब बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए स्पेशल किस्म के इम्प्लांट्स आ रहे हैं, और उनकी वजह से जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। हमारी इंफॉर्मेशन पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी है, और अकॉर्डिंग टू आवर बायोमैकेनिक्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती है मूवमेंट्स को, वो अब हमारी बेहतर हो गई है। उसकी एक मेन वजह आर्थ्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन है। हम जो जॉइंट में जाके हम मूवमेंट को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, एनाटमी को देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास अगर हम बात करें ग्राफ्ट की, क्योंकि ACL में ग्राफ्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि ग्राफ्ट होता क्या है, और ख़ास तौर पर जब इसे एंडो बटन के साथ जोड़ा जाता है तो एंडो बटन के मुतालिक भी आप काइंडली बताइए कि इसके ज़रिए किस तरह से इसे जो है वो दोबारा रीफिक्स किया जाता है। एक्चुअली जब कभी ACL यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो एक ख़ास लिगामेंट होता है जो कि हमारे जोड़ को पकड़ के रखता है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो इसको आगे की तरफ नहीं जाने देता है ये। जी जी। तो वो अगर टूट जाए तो उसकी वजह से गैर ज़रूरी मूवमेंट होती है, ख़ासतौर पर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, भागना और डॉज करना, अब्रप्ट टर्निंग करना, वो जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, और पेशेंट फील करता है जैसे कि जॉइंट लूज़ हो गया है, और उसको गिविंग वे सेंसेशन, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे जोड़ अभी निकल जाएगा, जैसे ही वो कोई अब्रप्ट मूवमेंट करता है, तो इस तरह की सिम्टम्स आने लग जाती हैं। तो उमूमी तौर पे जब ACL लिगामेंट टूटता है तो वो अपने मिड सब्सटेंस से टूटता है, यानी कि जो उसका जो एंड्स होते हैं यूजुअली एंड से नहीं ज़्यादा टूटता, ज़्यादातर वो मिड सब्सटेंस टूटता है, तो उसको रिपेयर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है।
या अभी तक जो टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस नहीं हुई है कि अभी तक उसको प्रॉपरली हम रिपेयर कर सकें। तो उसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि उसकी जगह पे हम एक नया लिगामेंट बनाएं जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। जी जी। तो कोई बॉडी में जो कुछ टिश्यूज़ हमारे ऐसे हैं जो कि कुछ अरसे के बाद अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो कुछ अरसे के बाद वो लिगामेंटाइज हो जाते हैं, यानी कि लिगामेंट बन जाते हैं। उनमें हमारे पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनको टेंडन्स कहते हैं, वो हम बॉडी के लिए ले लेते हैं और उनको एज अ ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। ग्राफ्ट कोई भी ऐसा टिश्यू जो कि बॉडी से ही लिया जाए और बॉडी में ही इस्तेमाल कर लिया जाए उसको ग्राफ्ट कहते हैं। ये सबसे अच्छा वो होता है जो आपकी अपनी बॉडी से ले जाए, क्योंकि उसमें रिएक्शंस का प्रॉब्लम्स का मामला कम होता है एज़ कम्पेयर टू कि किसी और ह्यूमन बॉडी से ले जाए, उसके अंदर ग्राफ्ट रिजेक्शन या उसको एक्सेप्ट ना होने का मसला रहता है। तो हम जो करते हैं उसमें हम पेशेंट का अपना ही लेते हैं, तो उससे ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही। तो इस सूरत में क्या होता है कि जब हम उस कोई भी टेंडन को अगर हम लगाएंगे जोड़ के अंदर, तो डेफिनेटली हमें उसको किसी भी जगह पे हैंग करना है, स्लिंग करना है, कहीं पे अटकाना है उसको। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कुछ जगह पे हम स्क्रूज यूज़ करते हैं, कुछ जगह पे हम एक ख़ास किस्म के बटन्स होते हैं, उनको वो नॉन रिटर्न वॉल्व की तरह काम करते हैं, तो उनको हम लगा देते हैं और उसके साथ में उसको लूप कर देते हैं जो ग्राफ्ट हमारा होता है। जी जी। जब हम उसको लगा देते हैं और कंप्लीट जब सर्जरी हो जाती है तो आमतौर पर 6-7 महीने के बाद वो जो ग्राफ्ट है वो एग्जैक्टली वही लिगामेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कुदरती तौर पे होता है और वो टेकअप कर जाता है जॉइंट के साथ, जिसमें कोई रिकग्नाइज़ नहीं कर सकता कि ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। सही। तो ये इसी को हम कहते हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर मेनिस्कस के हवाले से बात की जाए तो नॉर्मली मैंने देखा है कि कुछ सर्जन्स की प्रैक्टिस में PRP का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर मेनिस्कल टियर के हवाले से। तो आया कि ये मिथ है या फिर ये वाक़तन होता है? बिकॉज आपकी ये फील्ड है कि जी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उसकी हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए PRP का इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? एक्चुअली ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर रोल है और ये हेल्पफुल होती हैं टिश्यू हीलिंग के अंदर, लेकिन हर जगह पे तो नहीं है, क्योंकि अभी तक जो FDA से जो अप्रूवल हुई हैं उनमें ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यू जितने भी हैं उनके अंदर ये अच्छा काम करती हैं। जहाँ तक एस्थेटिक चेंजेस हैं या एडवांस एस्थेटिक चेंजेस हैं उनके अंदर इनके अभी तक FDA ने अप्रूवल नहीं दी है, रोल का अंडर रिसर्च है। तो अगर हम रिपेयर करें हैं मेनिस्कस को तो हमारे लिए अच्छा है कि हम उसके साथ अगर PRP भी कर दें तो उससे ये होता है कि टिश्यू हीलिंग में हेल्प मिल सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। अम्मार आइकॉन टावर 4K चौरंगी और नॉर्थ कराची अल्लाह वाली चौरंगी के संगम पर गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल बाएतमाद और बावकार अम्मार डेवलपर्स एंड बिल्डर्स पेश करते हैं अम्मार आइकॉन टावर SPCA से मंजूर शुदा 2, 4 और 5 कमरों के बेमिसाल लग्जरी अपार्टमेंट्स 300 फुट चौड़े मेन रोड पर आलमी मयार की तर्ज रिहाइश, शानदार सहूलियात और आसाइशात के साथ खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर, शहर के दरमियान लाजवाब लोकेशन, रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, कुंजान आबादी के दरमियान पुरसुकून और बाइत्मीनान रिहाइश, ग्रीन बस स्टैंड प्रोजेक्ट के चंद कदम के फासले पर आपके देरीना तस्वुर से अपने घर की हकीकी तस्वीर तक जदीद और कुशादा अपार्टमेंट्स अम्मार आइकॉन टावर, जिंदगी का सफर और भी खुशगवार, कुशादा बेडरूम्स, वसी टीवी लाउंज, बावकारो कुशादा ड्राइंग रूम, फिनिश्ड किचन, इंपोर्टेड टाइल्स से आरास्ता बाथरूम्स, लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात, 24 घंटे बिजली की फराहमी, प्रोजेक्ट का अपना सोलर पावर बैकअप, 24 घंटे मीठे पानी की फराहमी, प्रोजेक्ट का अपना RO प्लांट, प्रोजेक्ट की अपनी मस्जिद, फ्री कार पार्किंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, गार्बेज शूट, CCTV कैमरा, फ्री वाईफाई, जदीद इंपोर्टेड लिफ्ट्स, वसी रिसेप्शन लॉबी, जदीद इंटरकॉम सिस्टम, अंडरग्राउंड केबल वायरिंग, लेडीज एंड जेंट्स जिम्नेजियम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, 24 घंटे सिक्योरिटी, 24 घंटे ट्रांसपोर्ट,
बाइट बनानो जदीद सहूलियात से आरास्ता अंदाज़े जिंदगी। आसान माहाना इकसात पर बुकिंग सिर्फ 45,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। अम्मार डेवलपर्स एंड बिल्डर्स पेश करते हैं अम्मार आइकॉन टावर। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। मार्केटिंग की दुनिया का बाएतमाद मारूफ नाम ISO सर्टिफाइड 9001/2015 TI मार्केटिंग नेटवर्क। सेल नंबर 0309 222 9914 0330 3587 119। फोन नंबर 021 364 03312 and 4। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सैयद मोहम्मद असफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ACL टीयर की सर्जरी के बाद, यानी जब अब उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हम कर देते हैं, तो अमूमन कितना वक्त लग जाता है मतलब बैक टू लाइफ आने में? जहाँ तक ACL रिकन्स्ट्रक्शन का ताल्लुक़ है, उसमें उमूमी तौर पे जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें बड़ी एग्रेसिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स 1 महीने के बाद अपना डेस्क जॉब कर सकता है। ठीक है। और स्पोर्ट्स तक वापस जाने में तकरीबन उसको 5-6 महीने लगते हैं। और बाज़ दफ़ा जो है हम लिगामेंटाइजेशन का इंतज़ार भी करते हैं, जो बहुत ही हाई किस्म के स्पोर्ट्स होते हैं उसमें 6 to 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो मोस्टली जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाइफ की चाहिए होती है। अदरवाइज़ आप आप योर डेली जॉब डेली वर्क आप कर सकते हैं आफ्टर 1 मंथ। ठीक। और डॉक्टर साहब, अगर यही बात अगर मेनिस्कल टीयर के हवाले से देखी जाए या मेनिसेक्टमी के हवाले से, इट डिपेंड्स आपने क्या प्रोसीजर किया है। अगर वो मेनिसेक्टमी वगैरह की है तो यू डोंट नीड एनीथिंग, आप नेक्स्ट डे ही या सेम डे भी लाइक अ डे केयर। हाँ, सेम डे यू कैन वॉक। जब आप पेन टॉयलेट थोड़ा बहुत होता है जो वो अगर आप जो टॉयलेट कर लेते तो आप अपना मूव कीजिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेनिस्कल रिपेयर का, डेफिनेटली उसके लिए एक पीरियड चाहिए आपको कि जिसमें कि जो रिपेयर है वो अच्छी हीलिंग हो, और उसके लिए कुछ टाइम के लिए हम पेशेंट को प्रोटेक्टिव वेट बेयरिंग कराते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि बायलैटरल प्रोसीजर की, तो इज़ दैट पॉसिबल कि एक ही वक्त में दोनों, अगर ACL टीयर है अगर दोनों घुटनों का, तो ऑन टाइम जो है वो बायलैटरल किया जा सके? हाँ, बायलैटरल भी किया तो जा सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन बेहतर यही हुआ है क्योंकि आपको रिहैब के अंदर प्रॉब्लम होगी आपको हर चीज़, तो उसमें बेहतर यही है कि 1 by 1 किया जाए अगर बायलैटरल है तो। हाँ, अलबत्ता अगर ACL और PCL दोनों गए हुए हैं या कोई और लिगामेंट गया हुआ है तो मल्टीपल लिगामेंट की सर्जरी पॉसिबल होती है, एक में की जा सकती है। और कई वक्त ऐसा होता है कि पेशेंट के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होती है क्योंकि आपको रिहैब में आसानी हो जाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर हम बात करें ख़ास तौर पे शोल्डर की, कुछ शोल्डर की सर्जरीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आती हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि शोल्डर डिस्लोकेशन के हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि शोल्डर डिस्लोकेशन है क्या और इसकी सर्जरी जो है वो किस हद तक कामयाब है? देखिए, जो डिसलोकेशन है उसका मतलब ये होता है कि जॉइंट अपनी जगह से हट गया है। ये दो बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट है वो एक बोन जो है दूसरी बोन्स में अब कांटेक्ट में नहीं रही जिस जगह उसको होना चाहिए था। और ये कुदरती तौर पर ये समझने की बात है कि जब जॉइंट किसी जगह अपनी जगह पे होता है और उसके सराउंडिंग में लिगामेंट्स हैं जो उसकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो जब तक ब्रेक ना हो, टूटे ना, वो जॉइंट उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। तो जब भी जॉइंट एक दफ़ा बाहर आया तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ लिगामेंट्स के अंदर ब्रेकेज शुरू हुआ होगा। जी, है ना। तो अब क्या होता है कि जॉइंट को जब हम रिलोकेट कर देते हैं, अपनी जगह पे वापस बिठा देते हैं, तो मैनी अ टाइम्स उसके जो लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सर्टेन टाइम्स के बाद हीलिंग हो जाती है। सही। क्योंकि वो पार्शियली रप्चर होते हैं या कंप्लीट नहीं होते। लेकिन कुछ ख़ास तौर पर जो यंगर पेशेंट्स होते हैं शोल्डर जॉइंट्स के अंदर, उनका चांस अप टू 80% तक भी होता है। अगर यंगर अराउंड 20 ईयर्स के आसपास अगर हैं तो 80% तक चांस होता है कि वो हीलिंग ना हो और बार बार वो जो है जॉइंट बाहर निकलने लग जाए, जिसको हम रिकरेंट डिसलोकेशन कहते हैं। दूसरी दफ़ा निकलने के लिए उसको कम फोर्स चाहिए होगी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी रेंट बन गया है, जगह बन गई है इसको निकलने की। तो ग्रेजुअली अगर वो जितनी ज़्यादा बाहर निकलता है
उसके अंदर उसको फोर्स कम चाहिए होती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पेशेंट खुद भी चाहे तो वो डिसलोकेट उसको कर सकता है, जबकि नॉर्मल आदमी ये नहीं कर सकता। तो उस सूरत हाल के अंदर उनके लिगामेंट्स को दोबारा रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। रिकन्स्ट्रक्ट या रिपेयर जो भी चीज़ चाहिए हो उसको करना पड़ती है। तो जो शोल्डर में ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो एक ख़ास किस्म की जो मेनिस्कस होती है, जैसे आपने कहा इसी टाइप की मेनिस्कस टाइप की कार्टिलेज होती है। तो उस कार्टिलेज को हम बैंकार्ड रिपेयर ख़ास रिपेयर है जिसको हम लैब्रम होती है, वो जो उस लैब्रम को हम दोबारा से अटैच कर देते हैं, जो कि नॉर्मली अपनी जगह पे से हट जाती है डिसलोकेशन के दौरान में। तो उससे पहले हमें कुछ डेफिनेट डायग्नोसिस चाहिए होते हैं। उसके लिए हम यूजुअली MRI कराते हैं, जिससे हमें एक दफ़ा डायग्नोसिस पता लग जाता है। तो ये काम भी हम आर्थोस्कोपिकली कर सकते हैं और होता है। और उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें डिसेक्शन बहुत कम करनी पड़ती है। नॉर्मली जो बहुत बड़ा इंसिजन हुआ करता था पहले, जिसके बाद जॉइंट कभी भी अपनी नॉर्मल हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अंदर डिसेक्शन के लिए आपको कई मसल्स को कट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप नीचे जा सकते हैं। जबकि आर्थोस्कोपी के लिए आपको मसल को कट नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसमें एक स्मॉल होल्स के ज़रिए आप उसमें कैमरा डाल के चले जाते हैं, और वो काम जो कि आप बहुत बड़े इंसिजन से आवर्स एंड आवर्स के बाद करते थे, वही काम आप मिनटों में कर लेते हैं। तो इससे एक तो ना सिर्फ पेशेंट को इस तरह से बेनिफिट होता है कि उसका काम जो है मिनी इन्वेसिव वे में हो जाता है, बल्कि रीहैब में बहुत आसानी होती है। जब दोबारा से अपनी यानी कि अगर शोल्डर आपने किया है, कोई सर्जरी की है, तो उसका बैक टू वर्क, बैक टू स्पोर्ट्स फास्टर रिकवरी होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर इसको आप ओपन करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आया स्पोर्ट्स सर्जरीज जो हैं ये भी एक महंगा इलाज है? देखिए, जो भी इनोवेशंस अभी तक हुई हैं ना, उनके जब नहीं होती हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है। जैसे आप अगर कुछ अर्से पहले की बात सोचें, MRI पूरे शहर में, कराची में शायद 1 या 2 सेंटर थे, और इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जी। और यूजली डॉक्टर्स एडवाइस भी नहीं करते थे किसी वजह से कि एक्सपेंसिव है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत सस्ती होती चली जाती हैं, क्योंकि वो मार्केट में आती हैं, नई कंपनीज आती हैं। तो जब मैं 2008 में सिंगापुर से ये फेलोशिप करके आया था, तो उस वक्त यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन ये कि इम्प्लांट्स भी अवेलेबल नहीं थे सेंटर। अब माशाल्लाह 10-12 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, चीज़ें रीचेबल होती जा रही हैं। और मैं पर्सनली भी इसी कोशिश में हूँ कि कुछ हमें चीज़ें लोकल मिल जाएं और लोकल हमारी तैयार हो जाएं, और जिससे कि कॉस्ट ऑफ सर्जरी, कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। सही। तो ये पॉसिबल है, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी कुछ कंपनी से बातचीत अभी चल रही है, हो सकता है बहुत जल्द हमें वो इम्प्लांट्स जो है अवेलेबल हो जाएं, और चीज़ें जो हैं वो बहुत सस्ती हो जाएं। ख़ास तौर पे नी के हवाले से हमारी बात चल रही है, तो जो कि हमारे पास ज़्यादा कॉमनली होती हैं। अगर बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारी पेशेंट्स का सेम प्रोसीजर हो रहा होगा, तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें और सस्ती होती चली जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी ये टेक्नोलॉजी अब मौजूद है, जो कि पहले कभी सिर्फ यूरोप, अमेरिका में एडवांस कंट्रीज़ में होती थी। हम उसी लेवल की सर्जरी यहाँ पर अब कर सकते हैं, उसी लेवल के रिज़ल्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसका कि कभी यहाँ पर सोच नहीं थी कि कभी यह चीज़ हो सकेगी। सही। तो इस डेफिनेटली चीज़ें हम इम्प्रूव हो रही हैं वक्त के साथ साथ, और पहले से ट्रीटमेंट कुछ सस्ता भी हुआ है, और कुछ कंपनीज आएंगी, इम्प्लांट्स की प्राइस नीचे जाएगी, कंपटीशन होता है हॉस्पिटल्स का भी आपस में और चीज़ें। तो इन चीज़ों से कॉस्ट ऑफ सर्जरी फॉर पेशेंट वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारी जहाँ मैं कुछ सेंटर्स में काम करता हूँ, खासतौर पर मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट, MMI जो मशहूर है, MMI के नाम से, और पटेल हॉस्पिटल भी है। जी। तो इन हॉस्पिटल्स के अंदर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेलफेयर भी मौजूद है। अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता और वो उनको सेटिस्फाई कर देता है, तो वो बहुत सारी सर्जरीज हमने की हैं जिसमें पेशेंट को एक पैनी भी देना नहीं पड़ी है। ज़बरदस्त। तो इस तरह से ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे भी मौजूद हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स जो है हमें हेल्प करते हैं, तो उसमें हम सब्सिडाइज रेट पे पेशेंट का काम करा लेते हैं। तो मुझे याद नहीं पड़ता अगर हमें किसी पेशेंट ने ये कहा हो कि यार हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने कभी उसको इनकार किया हो, अनटिल अनलेस कि वो खुद पीछे हट जाए, वो अलग बात है।
लेकिन यूजली हमारी कोशिश होती है उसको मुख्तलिफ वे आउट बताएं कि इस तरह से हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो अगर कोई हमसे कांटेक्ट में रहता है तो हमारी कोशिश होती है उसका काम हो जाए। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी चाहूँगा कि आप का चूँकि एक पेज भी मैंने देखा था, जी जी, तो एक तो उसका नाम काइंडली मुझे बता दीजिए क्योंकि वो मेरे दिन से ज़रा निकल गया, और उस हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से आप थोड़ा सा ओवरव्यू दें। जी जी, मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लिनिक के नाम जी से, जी जी। और मेनली जो है मेरी जो MMI की प्रैक्टिस है वो वहीं से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स हैं आते हैं रेगुलर हम लोगों के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। चीज़ें जो हैं वो इनिशियली हमें डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे अवेलेबिलिटी का, इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी का, कन्विंस करना हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स को कि भाई ये जो चीज़ हम कर रहे हैं इसके अंदर हमें ये चीज़ चाहिए, डेफिनेटली इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया है, 2-3 सेंटर्स अब हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर कि हम हर तरह के पेशेंट का, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है नहीं अफोर्ड कर सकता, हो जाता है। और अब पहले जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज़ इसको अलाउ नहीं करती थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को। जी जी। हमने उनको कन्विंस किया है, बहुत सारी कंपनीज़ अब ये परमिट कर रही हैं कि ये जो इंजरीज़ हैं इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस लिहाज से हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े हैं और लोगों का काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है सर, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, इवन हमारे हर व्यूवर की भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस मकसद में कामयानी अता फ़रमाए। और साथ ही साथ सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप एक नोबल कॉज कर रहे हैं, तो रिगार्ड ये सिर्फ आप स्पोर्ट्स सर्जरीज के हवाले से है या आपका इरादा है आगे किसी ट्रॉमा में भी देखा जाए? देखें, जहाँ तक ट्रॉमा है वो तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं ना। अच्छा। ट्रॉमा में आर्थोप्लास्टी ट्रॉमा हमारे चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि एक्चुअली नई है, और इस वक्त भी कराची शहर में 4-5 लोगों के अलावा जो है 4-5 सेंटर्स के अलावा ये सर्जरी नहीं हो रही है। सही। तो ऑल्दो इसका पेशेंट बहुत है, और क्योंकि मोटर बाइक जो है वो हमारे जो सोशो इकोनॉमिकली जो लोअर सोशो इकोनॉमिकली जो लोग हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा इसको बाइक को चलाते हैं और बहुत रफ भी चलाते हैं। हाँ, जैसे भी है, तो उसमें यह है कि उनको इंजरीज भी इस चीज़ की ज़्यादा है, उनको नीड भी इस चीज़ की ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़। ऐसा ही ऐसा ही। तो हमारी कोशिश यही है कि जो पेशेंट भी अगर हम तक पहुंच जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि उसका काम हो जाए। ख़ासतौर पे जो हमारा जो ये सेंटर में मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जी जी जी, इसमें जो लोग हैं वहाँ पर उनका वेलफेयर में काम हो जाता है। बाकी जहाँ हमें दारुसाहिब वगैरह हम कर रहे हैं वहाँ पर सब्सिडाइज रेट में हो जाता है इनका काम। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अपने तक सर आपकी भरपूर कोशिश है कि आसानी पैदा की जाए इसके हवाले से। और अगर जैसे मैंने पहले बात की कि अगर वो दूसरा जो हमारा मनसूबा है अगर वो इंशाल्लाह हो जाएगा तो हमें इम्प्लांट्स बहुत सस्ता मिलने लग जाएगा। जी जी। तो वो अगर मिल जाता है तो पेशेंट को कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। उससे हमारे लिए चैरिटी भी आसान हो जाएगी। ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मे भी कि बहुत सारे पेशेंट जो उसको प्रॉपर्ली अफोर्ड भी कर सकें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, मैं वो भी करना चाहूँगा कि सर इसी शोबे को मुंतखब करने की वजह क्या थी? लेकिन जिस वक्त मैं अपनी रेजिडेंसी कर रहा था तो उस वक्त तकरीबन हर जगह पे आर्थोप्लास्टी जो है वाज इन, हर कोई आर्थोप्लास्टी करना चाह रहा था और बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन क्योंकि हम ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड थे तो हमारी नज़र हर चीज़ पे ही होती है, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि कुछ फील्ड्स ऐसी हैं दुनिया में जो कि अभी तक हमारे यहाँ बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं है। जी जी। तो उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन ऐसी फील्ड थी, स्पोर्ट्स सर्जरी ऐसी फील्ड थी जिसका अभी तक हमारे यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, और कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते थे जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था कि हम क्या इसका करें क्या। सही। तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि हमारी ये बहुत बड़ी लैकिंग है। तो मैंने उस वक्त ही ये चीज़ डिसाइड की कि मुझे इसमें जाना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसी वक्त कुछ एफर्ट के बाद सिंगापुर से ऑफ़र आ गई एक फ़ेलोशिप के लिए, जिसके लिए मैं चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और चीज़ें जो है अप्लाई करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो इनिशियली मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, मेरे लिए मुश्किल, यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ टाइम के लिए मैं बाहर भी चला गया। जी जी। तो उसके बाद फिर वहाँ पर भी लेकिन यही काम मैं करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके और हम कुछ लोगों को और ट्रेन करें यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है लोग जो है
तो ये हमारा कुछ ग्रुप हैं, कुछ लोग हैं स्पोर्ट्स में, यहाँ पर बहुत कम ही लोग हैं, तो जो लोग हैं मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों का ये है कि वो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, पेशेंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह से ही चल रहा है काम हमारा। ठीक, क्योंकि डॉक्टर साहब वैसे देखा जाए तो आप भी यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कुछ कंसर्न फील्ड ऐसी हैं कि जिनके जो स्पेशलिस्ट हैं तो वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं या बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में हैं। तो सर आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्या है कि जो दूसरे सर्जन्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है इसके मुताल्लिक, या कि ये कोई बहुत खुश्क मजमून है, या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और हर कोई जाना भी चाहता है, लेकिन उसकी वजह यही होती है ज़्यादातर कि अब जैसे आपने कहा कि अफोर्डेबिलिटी का इशू है। पेशेंट्स जो है वो पता है हमें ये पेशेंट है और ये कराना भी चाहता है बेचारा, लेकिन ये उसके पास अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है। तो एक तो ये है कि पेशेंट्स इस तरह से नंबर ऑफ़ पेशेंट जो प्रैक्टिकली सर्जरी होने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। जी। तो दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि सेंटर्स अवेलेबल नहीं ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक वजह होती है। अब आपको बाहर जाना हो, जैसे मैं गया था बाहर, तो इट वाज रियली नॉट ईजी जॉब टू डू। आपने बाहर जाना है किसी जॉब के लिए, आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, आपने खुद जाना है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। ये एक रीज़न है इसका। तीसरी जो बात ये भी है कि उस चीज़ को स्टार्ट करना, क्योंकि इट नीड्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। Yes, वो तो जो हमारे जो नए लोग हैं वो इन चीज़ों को काउंटर डेफिनेटली करते हैं। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग यहीं पर सीख सकते हैं, तो नए लोग ट्रेंड हो रहे हैं, नए लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, नए लोग ट्रेन हो रहे हैं। बेसिक जो प्रोसीजर्स हैं स्पोर्ट्स के वो बहुत सारे लोग अब करने लगे हैं। अब लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले लोग ओपन कराने में और आर्थोस्कोपी कराने में कोई फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं करते थे। अब पेशेंट भी पूछता है कि हम इसको ओपन करेंगे या आर्थोस्कोपी करेंगे, मिनिमली इन्वेसिव करेंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं डेफिनेटली। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहुत ही जो मुझे एक यकीन करेंगे जिसे कहते हैं कि चुभता हुआ एक सवाल है मेरे दिल में, कि जो मैंने देखा कि जब मैं काम कर रहा था डॉक्टर उमर भट्ट के साथ, यू नो हिम वेरी वेल, तो उसमें ये था कि उन्होंने एक, मैं नाम नहीं लूँगा सर्जन का, तो एक ACL की फॉर्म उन्होंने ऐसी दिखाई कि जिसमें ACL ग्राफ्ट के साथ साथ दो बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे स्क्रूज थे। एंड देन जब डॉक्टर साहब ने उनकी जो है वो असेसमेंट की तो उस वक्त भी वो अच्छा खासा हिल रहे थे। तो उस प्रोसीजर के में और इसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं कि क्या जिद्दत है? देखिए, जहाँ तक ओपन सर्जरी का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं वो खुद इतने छोटे हैं कि उनकी ह्यूमन हैंडलिंग नहीं हो सकती। जी। इस वेरी, जैसे आपने देखा होगा आई सर्जरीज लोग करते हैं तो वो हमेशा स्कोप के ज़रिए होती है और जी बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारे जो नी जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने छोटे हैं कि उनकी ह्यूमन हैंड से हैंडलिंग करना बहुत मुश्किल काम है। सर ये जो स्क्रूज़ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो लाइक इतने मोटे स्क्रूज में इंटैक्ट कर देना, वो एक्चुअली क्योंकि मुझे उस केस का एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या वजह हुई होगी, वी हैव नो आइडिया कि क्या ये कोई पुराना प्रोसीजर हो सकता है कभी बहुत पहले किया गया होगा, और हो सकता है कि उस वक्त चीज़ें अवेलेबल हैं नहीं थी, किस टाइम में क्या हुआ, ये ज़रा कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये है कि देखने में ये आया कि जो ओपन सर्जरीज हैं इस दुनिया में, जो अभी तक रिजल्ट्स जो नहीं पब्लिश हो रहे हैं चीज़ें, वो इन्फीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू आर्थोस्कोपिक। क्योंकि उससे मिनिमली इन्वेसिव होते हैं, हमारे लिए छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को छोटे तरीके से इस्तेमाल करना बग़ैर किसी एक्स्ट्रा डैमेज जॉइंट के अंदर किए बग़ैर हम सर्जरी को कर सकते हैं। और उसके अंदर हम ना सिर्फ ये बल्कि पेशेंट को तकरीबन 100% हम वापस अपनी प्री इंजरी लेवल तक ले जा सकते हैं। सही। और ख़ास तौर पर सर वैसे अगर देखा जाए तो फुटबॉलर्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन अगर देखा जाए सर, ये हो गए, या जैसे भागने वाले हैं, एथलीट्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ सर जैसा कि आपने भी बताया कि बाइकर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ACL PCL का इशू आता है। तो सर आया कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, या ये स्टेटिस्टिक्स यहीं पर हैं, या ओवरऑल दुनिया में भी इस तरह के केसेस पाए जाते हैं बाइक एक्सीडेंट के हवाले से, ACL का या PCL का रप्चर होना? लेकिन जहाँ पर भी बाइक चलाई जाती है वहाँ पर ये इंजरीज होंगी। ठीक है, हमारे यहाँ चूँकि ना सिर्फ बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं सर, बल्कि देखा जाए तो लॉज को भी फॉलो नहीं किया जाता,
तो इसलिए एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हैं। अच्छा, जी, जी। और क्योंकि हमारे यहाँ इतना इसका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ये वो जो कुछ भी अवेलेबल है उससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि छोटी मोटी इंजरीज तो लोग नोटिफाई नहीं कराते ना, नोटिफाई नहीं करते, सही हाँ, है। तो इसलिए ये हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि दुनिया में जहाँ पर कि रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज, रेगुलर तरीके से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ, चाहे वो अपनी एज से रिलेटेड, चाहे वो गोल्फ खेलता है या फिर कोई हाइकिंग करता है या कुछ भी करता है, वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है। जी, जी। हमारे यहाँ ऐसा उमूमन नहीं है। तो उमूमी तौर पे हमारे पास बाइकर्स जो है, ये मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स जो हैं ये ज़्यादा आते हैं और उन्हीं को ही इंजरीज ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू दुनिया के। हमारा थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है। ये मे बी कि इंडिया में भी ऐसा हो और बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनमें ऐसा ही हो, लेकिन बाकी जो दुनिया है वहाँ पर ये इंजरीज यूजली स्पोर्ट्समैन को ही होती हैं। सही। स्पोर्ट्स चाहे वो आप रिक्रिएशन के लिए खेल रहे हो या प्रोफेशनल हो, वो होती हैं। और ख़ास तौर पे जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें दो लोग होते हैं, तो जिससे आप बता रहे हैं भागना दौड़ना, तो उनमें ज़्यादा ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम इस वक्त प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। एक्चुअली तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ी हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी सिलसिले में ये मैंने समझा कि इसमें मैं आऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि अब जो है हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर किसी को कुछ इंजरी ऐसी हो जाती है, रादर देन कि वो यंग एज के अंदर ही अपने जॉइंट को ख़राब कर ले, उससे बहुत बेहतर है कि किसी अच्छे स्पोर्ट्स सर्जन से मिल के और अपना जो भी काम है वो करवा लिया जाए। जहाँ तक ओपन और क्लोज मिनिमली सर्जरीज का ताल्लुक है, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज का ताल्लुक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आर्थोस्कोपिकली ही इन चीज़ों को कराया जाए। ओपन करने से जॉइंट के रिजल्ट्स वो नहीं आते हैं जितने के जैसे कि आर्थोस्कोपिक सर्जरीज आते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास कुछ चैरिटी सेंटर्स हैं जहाँ से भी ये काम हो सकता है, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर कुछ काम सब्सिडाइज रेट पे भी हो सकता है। तो इसलिए इस मामले में जो सब्सिडाइज रेट वाली जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन वही रेट्स आ जाते हैं जिससे कि आम तौर पर सर्जरीज़ के जो आम सर्जरीज़ होती हैं उनके रेट्स हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर कोई लिगामेंट्स का, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड या मोटरसाइकिल बाइक एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो उसमें कोशिश करें कि किसी अच्छे स्पोर्ट्स सर्जन से रब्ता करें। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने अपना टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर SM असफर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।